नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस पे। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, रिगार्डन कार्बन क्रेडिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में कार्बन क्रेडिट प्रणाली की पुष्टि की गई थी। बी, carbon credit are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota. कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों को अपने उत्सर्जन कोटा से कम कर दिया है। सी, द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन क्रेडिट प्रणाली का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि को सीमित करना है। डी, कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कार्बन क्रेडिट का व्यापार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य पर किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कार्बन क्रेडिट के लिए कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो डी है वो गलत है कि कार्बन क्रेडिट का व्यापार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य पर किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आपके ऑप्शन हैं ए, अर्थ समिट रियो डी जनेरियो, बी, क्योटो प्रोटोकॉल, सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी, G8 समिट हेलिंगजेंडम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट का सिस्टम वहीं से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय द। सतत वन परिदृश्य के लिए बायोकार्बन फंड पहल का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डी, वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC to reduce short-lived climate pollutants is a unique initiative of the G20 group of countries. Second, the CCAC focuses on methane, black carbon, and hydrofluorocarbons. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 देशों के समूह की एक अनूठी पहल है। सेकंड, CCAC मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ द G20 ग्रुप ऑफ कंट्री। तो ये गलत है, G20 समूह का एक अनूठी पहल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करेगा, द CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि CCAC मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित है। इसमें खाली दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसर्निंग फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी which of the following statement is are correct? First, it is a global partnership of government, businesses,
civil society and indigenous people. Second, it provides financial aid to universities, individual scientists, and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technology for sustainable forest management. Third, it assists the countries in their REDD plus, means reducing emission from deforestation and forest degradation plus effort, by providing them with financial and technical assistance. तो select the correct answer using the code given below. फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और स्वदेशी लोगों की एक वैश्विक साझेदारी है। दूसरा, यह टिकाऊ वन प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में शामिल विश्वविद्यालयों, व्यक्तिगत वैज्ञानिकों और संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा, यह देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके उनके REDD प्लस वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन कम करना प्लस प्रयासों में सहायता करता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनियस पीपल, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर REDD प्लस, मीन्स रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस, तो ये भी सही है, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. The scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 20 degrees Celsius above the pre-industrial level. If the global temperature increases beyond the 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can be its possible impact on the world? First, terrestrial biosphere trend towards a net carbon resource. Second, widespread coral mortality will occur. Third, all the global wetland will permanently disappear. Fourth, cultivation of cereals will not be possible anywhere in the world. Select the correct answer using the code given below. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस होंगे अगर जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 20 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाता है तो दुनिया पर इसका संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? पहला, स्थलीय जीवमंडल शुद्ध कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होता है। दूसरा, व्यापक मूंगा मृत्यु दर घटित होगा। तीसरा, सभी वैश्विक आर्द्र भूमियां स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। चौथा, दुनिया में कहीं भी अनाज की खेती संभव नहीं होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरे का वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल ऑकर, बिल्कुल सही है। और क्या है? ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपीयर, ये गलत स्टेटमेंट है। और कल्टीवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 ओनली। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7. Which of the following represent the average increase in earth temperature during the last century? निम्नलिखित में से कौन पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं 0.6 डिग्री सेल्सियस, बी 0.7 डिग्री सेल्सियस, सी 0.8 डिग्री सेल्सियस, डी 0.9 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.8 डिग्री सेल्सियस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होगा?
आपके ऑप्शन से ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी -18 डिग्री सेल्सियस, सी 5 डिग्री सेल्सियस, डी -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, human activities in the recent past have caused the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of first, its escape into the outer stratosphere, second, the photosynthesis by phytoplankton in the ocean, third, the trapping of air in the polar ice caps. Which of the statement given above is are correct? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हाल ही के दिनों में मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका अधिकांश भाग निम्न कारणों से निचले वायुमंडल में नहीं रहता है। पहला, इसका बाहरी समताप मंडल में पलायन, दूसरा, फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण महासागरों में, तीसरा, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों में हवा का फंसना। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, देखिए द फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन, ये दूसरा स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर होगा 2 ओनली, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? First, the ocean as a carbon sink would be adversely affected. Second, the food chain in the ocean would be adversely affected. Third, the density of ocean water would drastically decrease. Select the correct answer using the code given below. यदि किसी कारण से महासागर का फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो क्या होगा? पहला, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, समुद्र में खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, समुद्र के पानी का घनत्व बहुत कम हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या करता है, ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या कह रहा है कि द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल सही। तो पहला और दूसरा इसमें आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not related to the astronomical theories of climate change? निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन से ए इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट, बी ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस, सी प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस, डी सोलर इरेडियंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलर इरेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, who had suggested that shifting earth on its axis is one of the factors responsible for the climate change? किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर खिसकना जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है? आपके ऑप्शन से ए रॉबर्ट हुक, बी मिलुटिन मिलानस्कोविक, सी जॉर्ज सिम्पसन, डी टी सी चैम्बरलेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलुटिन मिलनकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following are the primary cause of climate change? First, excessive burning of fossil fuel. Second, exploding number of automobiles driven by oil. Third, increasing solar flares. Fourth, heavy deforestation. Select the correct answer using code given below. जलवायु परिवर्तन के प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक जलना। दूसरा, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में विस्फोट। तीसरा, सौर ज्वालाओं में वृद्धि। चौथा, भारी वनों की कटाई। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या कह रहा है कि एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ड्रिवन बाय ऑयल, ये भी सही हो जाएगा।
और हैवी डिफॉरेस्टेशन। ये भी तो पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर होगा। तो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज? निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्रदान करता है? आपके ऑप्शन से ए आइस कोर, बी फॉसिलाइज्ड पॉलन, सी ट्री रिंग ग्रोथ, डी इवेपोराइट डिपॉजिट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आइस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Global Climate Change Alliance, which of the following statement is are correct? First, it is an initiative of the European Union. Second, it provides technical and financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budget. Third, it is coordinated by the World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. Select the correct answer using the code given below. 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह यूरोपीय संघ की एक पहल है। दूसरा, यह लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और विश्व व्यापार परिषद फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD द्वारा किया जाता है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो बिल्कुल सही बात है। और इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट। तो पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, India's first national action plan on climate change was released in। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी? आपके ऑप्शन से ए 2008, बी 2012, सी 2014, डी 2015। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not listed under 8 action of the climate action plan of government of India? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना की 8 गतिविधियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? आपके ऑप्शन से ए सोलर एनर्जी, बी एटॉमिक एनर्जी, सी वेस्ट एनर्जी कंजर्वेशन, डी ए फॉरेस्टेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following is not included in 8 mission under India's National Action Plan on Climate Change? जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन से ए सोलर पावर, बी ए फॉरेस्टेशन, सी न्यूक्लियर पावर, डी वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना कब प्रकाशित की गई थी? आपके ऑप्शन से ए 2013, बी 2014, सी 2015 और डी 2011। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20, according to Jharkhand Action Plan on Climate Change report, which is the most sensitive district? झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ईस्ट सिंहभूम, बी सरायकेला खरसवान, सी रांची, डी बोकारो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरायकेला खरसवान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 21. Which of the following statement regarding global warming are correct? First, melting of polar ice caps and subsequent rise in the sea level is the most important effect of global warming. Second, the sea level is likely to rise by 1 meter by 2070 AD if the present level of global warming is not controlled. Third, all the coral islands in the world will submerged. Fourth, by 2044 AD, Fiji is likely to be submerged and the rise of the sea level by the same year will pose a grave danger to the Netherlands. तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो ग्लोबल वार्मिंग के लिए? पहला कह रहा है कि ध्रुवीय बर्फ का पिघलना और उसके बाद समुद्र के स्तर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। दूसरा, यदि ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान स्तर को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र का स्तर 1 मीटर तक बढ़ने की संभावना है। तीसरा, दुनिया के सभी मूंगा द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। चौथा, 2044 ईस्वी तक फिजी के जलमग्न होने की संभावना है और उसी वर्ष समुद्र के स्तर में वृद्धि से नीदरलैंड के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। 21वें का क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड सबसिक्वेंट राइज इन द सी लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहला बिल्कुल सही है। तीसरा क्या? ऑल द कोरल आइलैंड इन द वर्ल्ड विल सबमर्ज्ड, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि बाय 2044 AD फिजी इज लाइकली टू बी सबमर्ज्ड and the rise in the sea level by the same year will pose a grave danger to the Netherlands। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट? पहला, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट। Second, large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the seafloor. तीसरा, methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. Select the correct answer using code given below. मीथेन हाइड्रेट के जमाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन भंडारों से मीथेन गैस निकल सकती है। दूसरा, मीथेन हाइड्रेट के बड़े भंडार आर्कटिक टुंड्रा और समुद्र तल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा, वातावरण में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 22वें में कौन कौन सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। पहला इसका क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डिपोजिट। ठीक है। दूसरा, लार्ज डिपोजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। और तीसरा इसका क्या आंसर हो जाएगा? मीथेन इन एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स में सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Scientists of Manchester University recently suggested controlling global warming by cloud brightening over the Pacific Ocean through geoengineering. Which of the following substances is used for this? मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रशांत महासागर के ऊपर बादलों को चमकाकर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने का सुझाव दिया है। इसके लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए सिल्वर सॉल्ट, बी आयरन पाउडर, सी वाटर, डी जिप्सन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पहला, कॉन्टोर बाउंडिंग। दूसरा, रिले क्रॉपिंग। तीसरा, जीरो टिलेज। In the context of global climate change, which of the above helps in the carbon sequestration storage in the soil? निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार करें। पहला, कॉन्टोर मेड़बंदी। दूसरा, रिले क्रॉपिंग। तीसरा, शून्य जुताई वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सा मिट्टी में कार्बन पृथक्करण भंडारण में मदद करता है? 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो दोनों तीनों के तीनों है, कॉन्टोर बाउंडिंग, रिले क्रॉपिंग और जीरो टिलेज, ये हेल्प करता है सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज ऑफ सॉइल का। तो 1 2 3 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
The United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC is an international treaty drawn at जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम 1972, बी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो 1992, सी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग 2002, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2019। तो आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक राष्ट्रीय संधि किसके द्वारा बनाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो 1992। बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईएएस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।